दोस्तों, पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट पहुंच चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। लेकिन वो बांग्लादेश में कर क्या रहे हैं? वो कर रहे हैं कि भारत के ऊपर आखिरकार बांग्लादेश की तरफ से कैसे हमला किया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा रहा है, जिसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। लेकिन अब जो है 1971 के अंदर भारत ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, और आजाद करवाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान आवामी लीग के जो नेता थे वो पहली बार प्रधानमंत्री बने बांग्लादेश के। इसलिए बांग्लादेश का मुक्तिदाता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है, जो कि शेख हसीना के पिता हैं, फादर हैं। लेकिन पाकिस्तान को यह बात बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता था कि हमेशा पूर्वी पाकिस्तान रहेगा। उनको यह पता नहीं था कि एक इंसान आएगा और वो पश्चिमी पाकिस्तान से, वेस्टर्न पाकिस्तान से इस कदर जो है चुनावी रण जो है उसमें आगे निकल जाएगा। इसीलिए 15 अगस्त 1975 को 1975 को शेख मुजीबुर रहमान का उनके घर पर असैसिनेशन करवा दिया गया था, और बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र जो है वो बन चुका था। तब से लेकर आज तक कभी भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन हाल ही में यूनुस खान की सरकार बनी, और यूनुस खान की सरकार जो कि अमेरिकी पक्ष की सरकार है, अमेरिकी कठपुतली सरकार है, और यूनुस खान को 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी क्लिंटन सरकार के द्वारा दिया गया था। तो वो क्यों आज अमेरिका के गीत नहीं गाएगा वो? लेकिन फिर शेख हसीना हटी क्यों, और ये यूनुस खान क्यों आ गए? शेख हसीना के हटने का कारण यह था कि बांग्लादेश के पास में एक ऐसा आइलैंड था, सेंट मार्टिन आइलैंड, जिस पर बांग्लादेश का अधिकार था। लेकिन अमेरिका यह चाहता था कि मैं अपना नेवल बेस वहां पर बनाऊं, और नेवल बेस बनाकर भारत, चाइना, इन तमाम देशों के ऊपर मैं नजर रखूं। शेख हसीना ने इनकार किया और यह कहा कि मैं किसी भी व्हाइट मैन को अपने देश में एंट्री नहीं दूंगी। फिर क्या था? यह बात अमेरिका ने अपने दिल पर ली और यह कहा कि हम लोग राजनीतिक उथल पुथल कर देंगे बांग्लादेश के अंदर। और उसके बाद में सरकार बांग्लादेश के अंदर बदली, और यूनुस खान की कठपुतली पपेट सरकार जो है वहां पर अस्तित्व में आई। अमेरिका ने कहा कि तुम चाइना से अब बातचीत करना शुरू कर दो, क्योंकि भारत पर अगर दबाव बनाना है तो कहीं ना कहीं चाइना का समर्थन लेना पड़ेगा। और एक बार चाइना का और पाकिस्तान का समर्थन बन गया तो भारत को हम लोग घेर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारत अब बहुत तेज गति से आगे निकलने वाला है। अमेरिका को यह बर्दाश्त कभी भी नहीं होता है कि कोई देश उससे आगे निकले। उसको लगता है कि हम अगर किसी भी रेस में, किसी भी युद्ध के मैदान में जीत नहीं सकते हैं, तो जो जीत सकता है उसको पीछे कर दो, हम जीते हुए नजर आएंगे। अमेरिका इस रणनीति पर चलता है। अब बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है वो पाकिस्तान का समर्थन कर रही है। यूनुस खान ने हाल ही में इनवाइट किया था पाकिस्तान को कि आप आइए यहां पर, और हम लोग यहां पर आकर एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाते हैं। और इसीलिए फरवरी 2025 के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट करवाई गई। देख सकते हैं आप लोग कि आईएसआई लुकिंग फॉर प्री 1971 प्रेजेंस इन बांग्लादेश। 1971 से पहले जो आईएसआई बांग्लादेश के अंदर या फिर पूर्वी पाकिस्तान में काम किया करती थी, वैसा ही वापस से जो है एक्सेस चाह रही है। अब वो उस रास्ते से भारत को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो ट्रेन कर रहा है बांग्लादेश के आर्मी को, और वो तैयार कर रहा है कि हम लोग भारत को बांग्लादेश की तरफ से घेरेंगे। अब तो वहां पर जो वेपन्स हैं, आप देखिए पहलगाम का जो अटैक हुआ था, उस पहलगाम के अटैक के अंदर जो हाईटेक हथियार यूज किए गए थे उसमें अमेरिकन MI5 का यूज किया गया था। MI हथियार थे, साथ ही के अंदर AK-47 जो कि रशिया की देन है, कम कॉस्ट के अंदर हाई आउटपुट देती है, वो काफी लाइट वेट है, कोई भी उसको अच्छे से कैरी कर सकता है। आज इंडियन आर्मी जो है उसको कैरी करती है। साथ ही में आतंकवादियों को भी चाइना जो है वो एक थाली में परोस के देता है कि ये लो हथियार, ठीक है। तो एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई गई। अब यूनुस खान और परवेज मुशर्रफ, ठीक है, दोनों के बीच में बातचीत होती है। देखिए परवेज मुशर्रफ तो यूनुस खान और पाकिस्तान के जो पीएम है इनके बीच में बातचीत होती है। परवेज मुशर्रफ तो खैर अब तो अलविदा कह चुके हैं। बातचीत ये हो रही है कि आखिरकार जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है
वहां पर पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर, और यूनुस खान जो कि पहुंचा था चाइना के अंदर, वहां पर जाकर ये कहा कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक स्टेट्स हैं और भारत पर अगर दबाव बनाना है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसको बंद करना पड़ेगा। ये कहा था किसने? ये कहा बांग्लादेश के पीएम ने चाइना में जाकर। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास में मध्य प्रदेश है, ऐसे हमारे पास में हरियाणा जो कि लैंडलॉक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उसका एक्सेस बंद करके भारत पे दबाव बनाएंगे। हमारे पास में एक्सेस है। हम पता है क्या करेंगे, हम इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को और जो है बड़ा कर देंगे। अभी तो महज और महज लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का है, हम इसको और बड़ा कर देंगे, बांग्लादेश को अपने में मिला लेंगे। कहां दिक्कत है? बांग्लादेश का थोड़ा सा हिस्सा ले लेंगे ना, कहां दिक्कत है, ले लेंगे, चिंता मत करिए। तो बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम लोग असम, त्रिपुरा, ये जो जगह है इनको कैप्चर करेंगे, यहां पर जो है वो आक्रमण करेंगे, युद्ध की स्थिति बनाएंगे और भारत के ऊपर दबाव जो है वो बनाएंगे। ठीक है, अब बात यह है कि हाल ही में इससे पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई। उसमें बांग्लादेश ने यह कहा पाकिस्तान से कि 1971 के वॉर के अंदर हमारा बहुत नुकसान हुआ था, वो पैसा दो। पाकिस्तान को कहा कि तुमने यहां पर असैसिनेशन करवाए, तुमने यहां पर इतना युद्ध जो है वो करवाया, इसका खामियाजा जो है वो हमको दो। 2600 करोड़ रुपए जो है वो आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान से मांगे। तो बांग्लादेश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो आज भारत के साथ में है, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भारत के साथ में नहीं है। बांग्लादेश के अंदर, म्यांमार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर यहां पर आर्मी जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि म्यांमार में आप देख लीजिए, म्यांमार के अंदर जो आर्मी है इसके लिए जो वहां पे असेंबलीज हैं, पार्लियामेंट के अंदर अलग से 25% सीट रिजर्व रहती हैं, और इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, तो इस मीटिंग के अंदर जो है, अब देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट बांग्लादेश के अंदर पहुंचे हैं, क्या लेने गए हैं वहां पर रोहिंग्या जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको भारत के खिलाफ भड़काएंगे कि देखो तुमको एंट्री नहीं दी वहां पर। ठीक है, उनको वो ट्रेंड करेंगे भारत पर हमला करने के लिए बांग्लादेश की तरफ से। साथ ही के अंदर वहां पर जमात इस्लाम, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको भारत के खिलाफ ट्रेन करने वाले हैं, उनको एक ट्रेनिंग जो है वो आईएसआई की तरफ से दी जानी है। ठीक है, तो ये कोशिश करेंगे कि एक तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, नॉर्थ ईस्ट के असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहां पर जो है वो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, वहां पर आतंकवादी को पहुंचाएंगे, रोहिंग्या को पहुंचाएंगे, हथियार देकर पहुंचाएंगे ताकि डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट कर सकें। साथ ही के अंदर आप लोग देखेंगे कि आईएसआई चीफ जो है उन्होंने विजिट किया ढाका के अंदर, और ढाका के अंदर विजिट करके कई इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की बांग्लादेश के साथ में। तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान कि तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन हमको दो, हमारे पास में हम तुमको देंगे। और अब जिस रणनीति पर ये चल रहे हैं, सीधा सीधा है कि बांग्लादेश की तरफ से भी भारत के ऊपर अटैक हो सकता है। तो भारत को चौतरफा अब जो है मोर्चा संभालने की जरूरत है, पाकिस्तान की तरफ से, चाइना की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, और हमारे घर के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हैं कश्मीर के अंदर, उनको भी संभालना पड़ेगा। 4 फ्रंट वॉर जो है वो आज इंडिया को लड़ना है। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। जैसे आईएसआई क्या करेगा, आतंकी संगठनों को मजबूत करेगा, खुफिया जानकारी साझा करेंगे आपस के अंदर बांग्लादेश और पाकिस्तान, जितने भी रीजनल जो चाइना की मदद से ऑर्गेनाइजेशन चल रही है उनको सपोर्ट करेंगे, सांप्रदायिक जो तनाव है उसको भड़काने की कोशिश करेंगे, साइबर अटैक भी जो है भारत के ऊपर हो सकता है। अब भारत को क्या चाहिए वो सुनिए। भारत क्या कर सकता है? भारत ये कर सकता है कि सबसे पहले तो हमारी जो बीएसएफ है इसको और ज्यादा कड़ी सुरक्षा करने की आवश्यकता है हमारी बॉर्डर्स के ऊपर, रेड क्लिफ लाइन के ऊपर। दूसरा, हम एक कदम ये उठा सकते हैं कि हमारा साइबर सेल बड़ा जबरदस्त है, हम साइबर अटैक करवा सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी। तो अगर बांग्लादेश के ऊपर एक साइबर अटैक हो गया तो चुपचाप बैठ जाएगा, फिर वो ज्यादा जो है वो हलचल नहीं करने वाला है, उसमें इतना ही दम है। हमने अगर मान लीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो पावर स्टेशंस हैं वहां पर 2-4 मिसाइल गिरा दी, 2-4 बॉम्ब गिरा दिए, उनको उड़ा दिया, तो बिजली गुल, और बिजली गुल तो प्रोडक्शन खत्म, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, हाहाकार, काम तमाम। साथ ही में नेवल ब्लॉकेज जो है
वो अरेबियन सी के अंदर लगाना पड़ेगा। नेवल ब्लॉकेज जो है वो अरेबियन सी के अंदर जब लगेगा तो फिर पाकिस्तान को एक्सेस नहीं मिल पाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। ठीक है, हमको पीओके को बहुत एक्सेस जो है वो अब करना पड़ेगा, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट टूट चुका है। 22 अप्रैल को जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद में 5 डिसीजंस लिए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट वो था जिसमें इंडस जो रिवर है, सिंधु नदी जो है, उसका पानी रोक दिया गया। इसके रिटालिएट के अंदर पाकिस्तान ने भी क्या किया, शिमला एग्रीमेंट को तोड़ दिया। अच्छा किया, एलओसी खत्म हो गई। एलओसी खत्म तो पीओके खत्म, तो हम लोग पीओके को अब भारत का हिस्सा मान सकते हैं। हमको एक्सेस मिल चुकी है पीओके के अंदर। ठीक है, खास बात यह भी है कि हमको संभालना पड़ेगा कश्मीर को। कश्मीर के जो लोकलाइट्स हैं इनको कॉन्फिडेंस के अंदर लेना पड़ेगा कि भारत सरकार तुम्हारे साथ में है, तभी जाकर ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। निकालो उन आतंकियों को बाहर, क्योंकि कश्मीर में छिपे हुए बैठे हैं। ठीक है, तो आईएसआई जो है वो आज बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर अटैक कर सकती है, तो पहले बांग्लादेश को सुलाना पड़ेगा, तब जाकर जो है वो मामला समझ में आएगा। ठीक है, तो आईएसआई पहुंच चुकी है बांग्लादेश के अंदर। वो इंटेलिजेंस कर रहे हैं कि आखिरकार हम लोग बांग्लादेश की तरफ से कैसे अटैक करें। तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल के अंदर, असम, त्रिपुरा, जहां पर बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं, यहां पर वो कोशिश करेंगे कि हथियार जो है वो पहुंचाए, लेकिन हम लोग को और कड़ी सुरक्षा वहां पर करनी पड़ेगी। आप लोगों का क्या विचार है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम यानी कि इंडिया जो है वो किस समय तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, और अटैक करना सही है कि गलत है, वो भी मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।